एक सेकंड पहले मैं बस एक डिलीवरी वर्कर था जो कुछ पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। मुझे सिर्फ एक कुत्ते ने ही नहीं काटा, बल्कि एक जहरीली औरत ग्राहक ने मेरे चेहरे पर बर्फ जैसा ठंडा पानी भी दे मारा। मैं किराया तक नहीं दे पा रहा था और मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन अगले ही पल एक भारी हेलीकॉप्टर सीधे हाईवे पर उतर आया। दर्जन भर काले सूट पहने बॉडीगार्ड्स मेरे सामने 90 डिग्री झुक गए और मुझे यंग मास्टर कहकर बुलाने लगे। असल में ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दयालुता दिखाते हुए एक बूढ़े कबाड़ी को अपना आधा स्टीम्ड बन दे दिया था। कौन सोच सकता था कि वो असल में अरबों की संपत्ति वाला छुपा हुआ अरबपति निकलेगा। मरने से पहले उसने अपनी पूरी विरासत मेरे नाम कर दी और मैं पल भर में अरबपति बन गया। इस वक्त फ्लाईओवर के नीचे मैं सीमेंट की सीढ़ियों पर बैठा ठंडा स्टीम्ड बन मुंह में ठूंस रहा था। सुबह मैंने बड़ी बेशर्मी से इसे एक नाश्ते वाले की दुकान से उठा लिया था जब वो इसे फेंकने के लिए बाहर छोड़ गया था। मैं मुश्किल से इसके 2 कौर ही खा पाया। वो इतना सख्त और जमा हुआ था कि निगलते वक्त गले में दर्द हो रहा था। बारिश की एक बूंद फ्लाईओवर की दरार से टपकी और सीधा मेरी गर्दन पर गिरी, जिससे ठंड के मारे मैं कांप उठा। मेरी डिलीवरी यूनिफॉर्म पूरी तरह भीग चुकी थी और शरीर से चिपकी हुई थी। तभी मेरे बगल से जोरदार खांसी की आवाज आई। मैंने सिर घुमाया और देखा कि दादाजी गू पुल के खंभे के पास सिकुड़कर बैठे थे। उनकी कमर झुकी हुई थी और वो इतनी बुरी तरह खांस रहे थे कि पूरा शरीर हिल रहा था। बूढ़े आदमी ने एक पुराना फौजी कोट पहन रखा था जिस पर अनगिनत पैबंद लगे थे। बारिश का पानी उनके सफेद बालों से लगातार टपक रहा था। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि उन्होंने फिर दवाई नहीं ली। दादाजी गू ने हाथ हिलाया। काफी देर बाद सांस संभालकर बोले कि वो ठीक है, बस पुरानी बीमारी है। मैंने अपने हाथ में पकड़े आधे खाए बन को देखा, फिर उनके बैंगनी पड़े ठंडे होंठों को। बिना हिचकिचाए मैंने बन उनकी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि इसे खा लीजिए, अभी आधा बाकी है। वो हिचकिचाए और बोले कि मेरे पास खुद खाने को नहीं है। मैंने बिना शर्माए झूठ बोला कि मैं अभी एक खाकर आया हूं और पेट भर चुका है। मैंने कहा कि दौड़ना शुरू करूंगा तो ठंड भी नहीं लगेगी। अचानक मेरा फोन जोर से वाइब्रेट करने लगा। मैंने टूटी हुई स्क्रीन वाला फोन निकाला और ऑर्डर नोटिफिकेशन पागलों की तरह बजने लगा। ये नया ऑर्डर था, युंडिंग पेंट हाउस की 28वीं मंजिल पर डिलीवरी। नोट में साफ लिखा था कि खाना गर्म होना चाहिए वरना वो रिजेक्ट करके खराब रिव्यू देंगे। डिलीवरी का समय 35 मिनट था। युंडिंग पेंट हाउस सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। वो शहर के पूर्वी हिस्से का सबसे आलीशान रिहायशी इलाका था। सिर्फ गेट पर सिक्योरिटी गार्ड से बहस करने में ही बहुत समय लग जाता। ऊपर से ऑर्डर के पास पेनल्टी की चेतावनी भी थी। लेट होने पर पूरा पैसा कटेगा और ऊपर से $50 का जुर्माना। इस महीने मुझ पर पहले ही 3 बार जुर्माना लग चुका था। अगर इस बार भी लगा तो पूरा महीना मुफ्त में काम करना पड़ेगा। मैंने बूढ़े आदमी से कहा कि मुझे जाना होगा और वादा किया कि रात को वापस आकर उनसे मिलूंगा। बिना कुछ और बोले मैं अपनी टूटी फूटी इलेक्ट्रिक बाइक पर चढ़ा, एक्सेलरेटर घुमाया और सीधे बारिश के तूफान में निकल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी जैसे कोई सीधे सिर पर पानी उड़ेल रहा हो। मैं आंखें सिकोड़कर ट्रैफिक के बीच से निकलता रहा। रेस्टोरेंट से खाना लेने के बाद मैंने समय देखा, सिर्फ 22 मिनट बचे थे। मुश्किल था, लेकिन मुझे पूरी जान लगा देनी थी। मैंने डिलीवरी बॉक्स को सीने से कसकर पकड़ रखा था। डर था कि कहीं बारिश का पानी अंदर न चला जाए। 14 मिनट बाद मैं युंडिंग पेंट हाउस पहुंच गया। मुख्य गेट पर यूनिफॉर्म पहने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। मेरी टूटी बाइक देखते ही उसके चेहरे पर घिन साफ दिखाई देने लगी, जैसे उसे कोई बदबूदार चीज दिख गई हो। उसने रूखे अंदाज में पूछा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा कि 28वीं मंजिल पर खाना पहुंचाना है और फोन पर ऑर्डर दिखाया। गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और साइड गेट इस्तेमाल करने को कहा। मैंने पूछा, साइड गेट कहाँ है? उसने ठुड्डी दाईं तरफ झटकते हुए कहा कि लगभग 500 मीटर आगे मोड़ के पास। मैंने घबराकर समय देखा, सिर्फ 8 मिनट बचे थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, भाई मेन गेट से सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, बहुत जरूरी है। लेकिन वो जरा भी नहीं पिघला। बोला, मेन गेट से डिलीवरी वालों की एंट्री नहीं है, यही नियम है। मैंने दांत भींचे, बाइक मोड़ी और साइड गेट की तरफ भागा। रास्ते में निर्माण का बैरियर आ गया और मुझे बाइक उठाकर उसके ऊपर से ले जानी पड़ी। जब आखिरकार साइड गेट पहुंचा तो वहां दूसरे गार्ड ने रजिस्ट्रेशन के लिए रोक लिया। इस चक्कर में पूरे 4 मिनट बर्बाद हो गए। जब मैं बिल्डिंग के अंदर भागते हुए पहुंचा तब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। फ्रेट एलिवेटर पर अंडर मेंटेनेंस का बोर्ड लगा था। मजबूरी में मैंने पैसेंजर लिफ्ट का बटन दबाया। जैसे ही दरवाजा खुला, हाई हील्स पहनी एक औरत ने भौहें सिकोड़ ली और पीछे हटते हुए बोली, पढ़ नहीं सकते क्या? डिलीवरी वालों को पैसेंजर लिफ्ट में आने की इजाजत नहीं है। सच में बगल की दीवार पर नोटिस चिपका हुआ था, 4 मिनट 28 मंजिल। मैंने एक पल भी नहीं गनवाया, मुड़ा, फायर एस्केप का दरवाजा खोला और पूरी ताकत से सीढ़ियां चढ़ने लगा। 1 मंजिल, 2 मंजिल। मेरे घुटने सीढ़ियों से जोर जोर से टकरा रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। लड़खड़ाते हुए उठा और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। 20वीं मंजिल, 26वीं मंजिल। ऐसा लग रहा था जैसे फेफड़ों में आग भर गई हो। हर सांस के साथ गले में लोहे जैसा स्वाद आ रहा था। 28वीं मंजिल। मैं दरवाजा धक्का देकर बाहर गिर पड़ा और कॉरिडोर के कारपेट पर धम्म से गिर गया। लड़खड़ाते और रेंगते हुए मैंने फोन देखा। 1 मिनट और 3 सेकंड बाकी थे। मैंने खुद को जबरदस्ती उठाया और कमरे 281 का डोरबेल बजाया। डेंग डोंग। अंदर से तुरंत एक आदमी की चिढ़ी हुई आवाज आई। आखिरकार आ ही गया, आधी सदी से इंतजार कर रहा था क्या? उसके बाद एक औरत खिलखिलाई और बोली, गुस्सा मत होना, बाद में इसे घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवा लेंगे। मैंने टेकआउट बैग इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। गहरी सांस लेकर मैंने अपनी भावनाएं दबा ली। इस महीने की सैलरी के लिए मुझे सब सहना था। दरवाजे का लॉक क्लिक हुआ और दरवाजा थोड़ा खुला, लेकिन बाहर इंसान नहीं आया। एक विशाल डोगो अर्जेंटीनो दरार से निकलकर बाहर आ गया। उसकी ऊंचाई लगभग इंसान की आधी थी। उसने मुंह खोला जिसमें तेज नुकीले दांतों की पूरी कतार दिख रही थी। उसकी खूंखार आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं।
मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। अगले ही पल कुत्ता पीछे के पैरों से उछला और 70 पाउंड का शरीर तोप के गोले की तरह सीधे मेरे चेहरे की तरफ झपटा। उसके दांत लगभग मेरे चेहरे तक पहुंच गए। मैंने फौरन बगल में छलांग लगाई और टेकआउट बैग से सीना बचाया। कुत्ता पहली बार चूक गया, लेकिन जमीन पर उतरते ही दोबारा झपटा और इस बार उसने मेरे बाएं पिंडली में दांत गड़ा दिए। उसके दांत सीधे पैंट चीरते हुए मांस में धंस गए। मेरे मुंह से दबा हुआ कराह निकल गया। पिंडली से विस्फोट जैसी दर्दनाक पीड़ा पूरे शरीर में दौड़ गई। घाव से लगातार खून बहने लगा और कारपेट का हिस्सा तुरंत लाल हो गया। कुत्ते ने पकड़ छोड़ी ही नहीं। वो सिर झटक झटक कर मेरे पैर को बुरी तरह नोच रहा था, जैसे उसे पूरी तरह चीर डालना चाहता हो। एक हाथ से मैं डिलीवरी बॉक्स बचा रहा था, जबकि दूसरा हाथ कुत्ते को मारने के लिए उठना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। अगर मैंने ग्राहक के कुत्ते को चोट पहुंचाई तो प्लेटफॉर्म मुझे तुरंत बैन कर देता। दांत भींचकर मैं सिर्फ घुटने से उसके सिर को धक्का देता रहा, उसे हटाने की कोशिश करता रहा। तभी अंदर से जोरदार हंसी फूट पड़ी। रेशमी बाथरोब पहने एक आदमी दरवाजे के फ्रेम से टिककर खड़ा था, जैसे कोई मजेदार शो देख रहा हो। उसके पीछे भारी मेकअप वाली औरत फोन से पूरा सीन रिकॉर्ड कर रही थी। वो खिलखिलाकर बोली, भाई काई ये कितना फनी है, बिल्कुल जोकर लग रहा है। जाओ काई ने जीभ चटकाई और आवाज लगाई, बोन वापस आओ। तभी कुत्ते ने पकड़ छोड़ी और वापस जाकर जाओ काई के पैरों के पास बैठ गया। मेरी बाईं पिंडली पर गहरे दांतों के निशान रह गए थे। दर्द हड्डी तक चुभ रहा था। मेरी पैंट खून से पूरी भीग चुकी थी। मैंने दर्द सहते हुए खुद को सीधा किया और टेकआउट आगे बढ़ाया। मैं विनम्रता से खाना देने ही वाला था कि शाओ काई ने अचानक पैर उठाकर बैग के नीचे जोरदार लात मार दी। खाने के डिब्बे पलट गए और उबलता हुआ टमाटर का सूप सीधे मेरे चेहरे पर आ गिरा। जलन आग की तरह चुभ रही थी। जियाओ काई ने घिन से भौहें सिकोड़ ली और पीछे हट गया। मैंने चेहरे से सूप पोंछा और अपने घायल पैर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसके कुत्ते ने मुझे काटा है, इसलिए इलाज का खर्च उसे देना होगा। काई ने नीचे देखा, लेकिन उसकी नजर सीधे कारपेट पर पड़े बड़े गंदे खून के दाग पर गई। उसके चेहरे पर सिर्फ घिन थी। उसने जमीन की तरफ इशारा करके कहा, देखो तुमने मेरे कारपेट का क्या हाल कर दिया। वो बोला कि ये हाथ से बना पर्शियन रग है जिसकी कीमत 1,68,000 है। फिर पूछा, तुम इसकी भरपाई कर सकते हो? मैं गुस्से में चिल्लाया, आपके कुत्ते ने मुझे काटा, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने उसे इतना पास क्यों रखा? जाओ। काई ने मुझे घमंड से घूरा और बोला, 1,68,000, एक पैसा कम नहीं, दोगे या नहीं? मैंने मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि नाखून हथेलियों में धंस गए, लेकिन जाओ काई बस हंस पड़ा। उसने धीरे से जेब से नोटों की गड्डी निकाली, कुछ नोट अलग किए और सीधे मेरे चेहरे पर दे मारे। पैसे फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर गए। उसने ताना मारते हुए कहा, छोड़ो भी, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है ये कुछ 100 डॉक्टर दिखाने के लिए काफी होंगे। फिर उसने चप्पल की नोक से कारपेट को छेड़ा और बोला, लेकिन कारपेट का पैसा फिर भी देना पड़ेगा। वो हंसा और बोला, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, घुटनों पर बैठकर इसे साफ कर दो। पीछे खड़ी औरत हिस्टीरिकली हंसने लगी। मैं चुपचाप नीचे झुका और जमीन से बिखरे नोट एक एक करके उठाने लगा। जाओ काई के होंठों की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन मैं घुटनों पर नहीं बैठा। मैंने नोटों को ठीक से मोड़ा और वापस जाकर सीधे उसकी जेब में ठूंस दिए। मैंने कहा कि अपने इलाज का खर्च मैं खुद दूंगा। फिर मैं मुड़ा और लंगड़ाते हुए लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। हर कदम पर बाएं पैर में ऐसा दर्द उठ रहा था जैसे शरीर चीर रहा हो। कारपेट पर मेरे खून के निशान छूटते जा रहे थे। जाओ काई बेइज्जती से तिलमिला उठा और चिल्लाया, वहीं रुक जाओ, क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही जा सकते हो? मैंने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। जाओ काई ने तुरंत फोन निकाला और कॉल लगा दी। वो फोन पर चिल्लाया, क्या ये डिलीवरी प्लेटफॉर्म है? मैं ब्लैक गोल्ड वीआईपी जाओ काई बोल रहा हूं, अभी के अभी रीजनल मैनेजर को लाइन पर लाओ। मैं लिफ्ट तक पहुंचा और नीचे जाने का बटन दबाया। दरवाजा खुलने से पहले ही मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर स्टेशन मास्टर लिन फैन का नाम चमक रहा था। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने कहा, तुमने ऐसे आदमी को नाराज कर दिया है जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। मैंने जल्दी से समझाने की कोशिश की, सर उसके कुत्ते ने मुझे काट लिया, मेरा पैर अभी भी। उसने बीच में ही काट दिया। बकवास बंद करो। वो बोला, जाओ काई हमारे प्लेटफॉर्म का ब्लैक गोल्ड वीआईपी है, ये ऑर्डर खुद मैनेजर ने उसे दिया था। मैंने घबराकर पूछा, तो ऑनर का क्या होगा? उसने बेरहमी से जवाब दिया, तुम्हारा अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है और इस महीने की पूरी सैलरी ग्राहक के नुकसान की भरपाई में काट ली गई है। मैं कमजोर होकर दीवार से टिक गया और आंखें बंद कर लीं। मैंने विनती की, सर मैंने पूरा महीना काम किया है, वो $4,600 है। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझसे कहने का कोई फायदा नहीं, ऊपर से फैसला हो चुका है। फिर उसने एक सलाह दी, तुम जैसे लोग ऐसे लोगों से पंगा नहीं ले सकते। कॉल कट गई। मैं काले पड़े फोन स्क्रीन को चुपचाप देखता रहा। लिफ्ट के दरवाजे खुले और फिर बंद हो गए, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। मैं बस वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने फोन का मेमो ऐप खोला। आज 17 सितंबर था, वॉन्ग चेन का जन्मदिन। मैंने उससे वादा किया था कि आज रात उसे वेस्टर्न रेस्टोरेंट में डिनर करवाऊंगा। उस नेकलेस के लिए मैंने आधा साल बचत की थी और उसे इतने समय से अपनी जेब में संभाल कर रखा हुआ था। मैंने जेब में हाथ डाला, नेकलेस का डिब्बा अब भी वहीं था। दर्द सहते हुए मैंने अपनी शर्ट की बाजू फाड़ी और पिंडली के घाव पर कसकर बांध ली। फिर मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठा और कमर्शियल स्ट्रीट वाले वेस्टर्न रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ा। मोका नाइट वेस्टर्न रेस्टोरेंट गर्म पीली रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, रिसेप्शनिस्ट के चेहरे की प्रोफेशनल मुस्कान तुरंत जम गई। मैं सिर से पांव तक भीगा हुआ था। कपड़ों पर टमाटर सूप के दाग थे और बाईं पैंट पर कपड़े की फटी पट्टी बंधी थी। मैं बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी गंदे नाले से निकाल कर लाया गया हूं। उसने घबराकर पूछा, क्या आपकी रिजर्वेशन है? मैंने कहा, हाँ, 7:30 बजे वॉन्ग चेन के नाम से। रिसेप्शनिस्ट मुझे अंदर ले गई।
जैसे ही हम कुछ टेबल्स के पास से गुजरे, आसपास बैठे ग्राहकों में फुसफुसाहट फैल गई। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। फिर हम एक पार्टीशन के मोड़ पर पहुंचे और मैं अचानक वहीं रुक गया। खिड़की के पास वाले बूथ में वोंग चेन बेहद खूबसूरती से तैयार होकर बैठी थी, लेकिन उसके सामने कोई नहीं बैठा था। उसकी बजाय मोटी सोने की चेन पहना एक मोटा आदमी उसके बिल्कुल पास बैठा था। उसका हाथ वोंग चेन की कुर्सी के पीछे फैला हुआ था। वो उसके कान के पास झुककर कुछ फुसफुसा रहा था और वोंग चेन हंसते हंसते आंखें सिकोड़ रही थी। वो खिलखिलाकर बोली, मिस्टर जाओ, आप बहुत बुरे हैं। मैं सिर्फ 3 मीटर दूर खड़ा पूरा दृश्य देख रहा था। सबसे पहले वोंग चेन ने मुझे देखा। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह घोर नफरत ने ले ली। वो अचानक खड़ी हुई, तेजी से मेरे पास आई और गुस्से में फुसफुसाकर बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी हालत देखी है? मैंने साफ कहा था ना कि आज वर्क यूनिफॉर्म पहनकर मत आना। मैंने समझाया, मुझे प्लेटफॉर्म से निकाल दिया गया, बदलने का समय ही नहीं मिला। वोंग चेन की आंखें फैल गईं। वो गुस्से से बोली, क्या तुम इससे ज्यादा निकम्मे हो सकते हो? खाना डिलीवर करने की नौकरी भी संभाल नहीं पाए? उधर से वो मोटा आदमी वाइन ग्लास लेकर हमारे पास आ गया। उसने मुझे देखकर पूछा, छियानचिन, ये कौन है? वोंग चेन का चेहरा लाल से सफेद पड़ गया। मैंने उस मोटे आदमी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने जेब से नेकलेस बॉक्स निकाला, खोला और कहा, हैप्पी बर्थडे। वोंग चेन ने बस एक नजर डाली। उसने ना सिर्फ उसे लेने से मना कर दिया, बल्कि मोटे आदमी की तरफ देखकर बोली, तुम पहले जाओ, बाद में बात करेंगे। मोटा आदमी जोर से हंसा, कौन सा बाद में? फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बस एक फूड डिलीवरी वाला निकला। रेस्टोरेंट के सारे ग्राहकों की नजरें अब हम पर थीं। वोंग चेन का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। उसने मेरे हाथ से नेकलेस बॉक्स छीन लिया और बिना देखे उसे पास पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। वो ताने से बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सड़क किनारे खरीदी गई सस्ती चीज मैं पहनूंगी? मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। वोंग चेन की आवाज और ऊंची हो गई। वो चिल्लाई, बस अब बहुत हो गया, खुद को देखो, तुम भीगे हुए चूहे जैसे लग रहे हो, पूरे घायल हो। वो मैं ऐसे निकम्मे इंसान के साथ क्यों रहूं जो खाना तक ठीक से डिलीवर नहीं कर सकता? उसने ऐलान किया, हमारा ब्रेकअप हो गया, दोबारा कभी मेरे पास मत आना। इतना कहकर उसने टेबल से बर्फ वाला पानी उठाया और सीधे मेरे चेहरे पर फेंक दिया। पूरा रेस्टोरेंट एक पल के लिए शांत हो गया। फिर इधर उधर से मजाक उड़ाती हंसी गूंजने लगी। मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने बस हाथ उठाकर चेहरे से पानी पोंछा, अपने ऊपर से नींबू की फांक हटाई और उसे शांतिपूर्वक टेबल पर रख दिया। फिर वोंग चेन और उस मोटे आदमी को आखिरी बार बर्फीली नजर से देखा और बिना कुछ कहे मुड़ गया। पीठ सीधी रखकर लंगड़ाते हुए मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। बाहर बारिश फिर तेज हो चुकी थी। मेरे पास रेनकोट भी नहीं था। मैं सीढ़ियों पर खड़ा रहा और 10 सेकंड तक बारिश को खुद पर गिरने दिया। फिर बाइक पर बैठा और अपने साझा किराए वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। 20 मिनट बाद जैसे ही मैं गली में मुड़ा, मुझे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मेरा पतला कंबल पानी के गड्ढे में पड़ा था और पूरी तरह गीले चीथड़ों में बदल चुका था। मेरे कपड़े, कप, डफल बैग सब कुछ कीचड़ भरे पानी में फेंका हुआ था। मोटा मकान मालिक मेरे मोजे उठाकर कूड़ेदान में फेंक रहा था। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। फिर ताने से बोला, सुना है नौकरी से निकाल दिए गए हो। मैं मुफ्तखोरों को नहीं रखता, अभी के अभी निकल जाओ। मैंने बेबस होकर कहा, लेकिन मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था और लीज भी खत्म नहीं हुई। वो हंस पड़ा, डिपॉजिट तो बिजली पानी में चला गया। फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, मेरी आंखों के सामने फाड़ डाला और उसे पानी के गड्ढे में फेंक दिया। वो मजाक उड़ाते हुए बोला, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मैंने तो कभी देखा ही नहीं। फिर दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। मैं चुपचाप नीचे बैठ गया, कीचड़ से अपना बैग उठाया और जो चीजें अब भी इस्तेमाल लायक थीं उन्हें उसमें भरने लगा। मूसलाधार बारिश में बैग सीने से लगाए मैंने जेब टटोली। मेरे पास सिर्फ $20 बचे थे। इंटरनेट कैफे में एक रात रुकने का किराया $15 था। मतलब खाने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए मैं बैग उठाकर लंगड़ाते हुए पुल के नीचे की तरफ चल पड़ा। आज रात मुझे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बैग को सीने से लगाए मैं पूरे 20 मिनट तक चलता रहा। मेरे बाएं पैर का घाव बारिश के पानी में भीग चुका था। हर कदम पर ऐसा दर्द उठता जैसे हड्डियां चटक रही थी। लेकिन जब मैं आखिरकार पुल के नीचे पहुंचा तो देखा कि दादाजी गू की झोपड़ी पूरी तरह गिर चुकी थी। टूटे हुए बांस और प्लास्टिक की चादरें हवा में बुरी तरह फड़फड़ा रही थीं। उनका सारा बिस्तर बारिश में भीग चुका था। मैंने जोर से उन्हें पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने झोपड़ी के मलबे को हटाया और प्लास्टिक की चादर उठाई। अंदर कुछ भी नहीं था। दादाजी गू गायब थे। मैंने जल्दी जल्दी झोपड़ी को जितना हो सका दोबारा खड़ा किया। अपनी भीगी हुई टी शर्ट से छेद बंद किए। काम खत्म होने के बाद मैं अंदर बैठ गया और भारी सांसें लेने लगा। मैंने जेब से $20 का नोट निकाला। 2 मिनट तक हिचकिचाने के बाद मैं अचानक उठा और बारिश में भागता हुआ सड़क के कोने की तरफ दौड़ पड़ा। वहां एक नूडल्स की दुकान थी। भीगा हुआ मैं अंदर घुसा और मालिक से कहा, एक बड़ा बीफ नूडल्स पैक कर दीजिए, एक्स्ट्रा मीट के साथ। कीमत थी $18। पैसे देने के बाद मेरी जेब में सिर्फ $2 बचे। बीफ नूडल्स की खुशबू सूंघते ही भूख से मेरा पेट दर्द करने लगा। मैंने मुश्किल से लार निकली, लेकिन जिद्दीपन से नूडल्स को सीने से लगाए वापस भाग पड़ा। जब मैं दोबारा पुल के नीचे पहुंचा तो झोपड़ी में कोई था। दादाजी गू लौट आए थे। वो सिकुड़कर गोल बने पड़े थे और मेरे पुराने रेनकोट में पूरी तरह लिपटे हुए थे। मैंने कहा, मैं बीफ नूडल्स लाया हूँ, जल्दी खाइए, अभी गर्म है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं नीचे बैठा और उनके कंधे को हिलाया। जैसे ही मैंने उन्हें छुआ मेरा दिल डूब गया। उनका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने तुरंत उन्हें पलटा। दादाजी गू का चेहरा डरावनी तरह पीला पड़ चुका था। होंठ काले हो गए थे और आंखें बंद थीं। मैं घबराकर चिल्लाया और उनका माथा छुआ। वो आग की तरह तप रहा था। उनकी सांसें इतनी हल्की थीं कि सुनाई तक नहीं दे रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मैं सब कुछ भूल गया। मैंने खाना वापस बैग में ठूंसा,
बूढ़े आदमी को अपनी पीठ पर उठाया और बारिश में निकल पड़ा। वो उम्मीद से कहीं ज्यादा हल्के थे। मैंने उन्हें कसकर पकड़ा और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। मेरे बाएं पैर का घाव पूरी तरह फट चुका था, लेकिन मैं और तेज भागने लगा। अस्पताल 3 गलियों दूर था। रास्ते में मैं जोर से गिर पड़ा, लेकिन एक हाथ से खुद को संभाल लिया और बूढ़े आदमी को गिरने नहीं दिया। मैं फिर उठा और ऐसे चलता रहा जैसे जिंदगी उसी पर टिकी हो। आखिरकार मैं लड़खड़ाता हुआ सिटी साउथ पीपल्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी हॉल में पहुंचा। मेरी हालत देखकर नर्सें तुरंत स्ट्रेचर लेकर दौड़ी। डॉक्टर और नर्सें दादाजी गू को सीधे इमरजेंसी रूम में ले गईं और मैं पीछे पीछे भागा। उन्होंने पूछा क्या हुआ है। मैंने बताया कि उन्हें तेज बुखार था और जब मैंने पाया तब वो पहले से बेहोश थे। डॉक्टर ने मुझे तीखी नजर से देखा और कहा कि मैं परिवार का सदस्य नहीं हूँ। फिर स्ट्रेचर को अंदर धकेल दिया। मैं दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गया। मेरी डिलीवरी यूनिफॉर्म कीचड़ से भरी थी और बायां पैर बुरी तरह सूज चुका था। मैं बेहद बदहाल दिख रहा था। 40 मिनट इंतजार करने के बाद डॉक्टर आखिर बाहर आया। मैं दीवार पकड़कर खड़ा हुआ। डॉक्टर ने कहा गंभीर निमोनिया है, साथ में भयंकर डिहाइड्रेशन, हार्ट फेल होने का खतरा बहुत ज्यादा है। उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। खर्च बहुत ज्यादा आएगा। क्या आप फैसला ले सकते हैं? आईसीयू का खर्च कम से कम $2000 प्रतिदिन था और मेरी जेब में सिर्फ $2 थे। आंखें लाल करके मैंने दांत भींचे और कहा पहले इलाज शुरू कीजिए, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। रात के 2 बजे दादाजी गू को इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन एरिया में शिफ्ट किया गया। उनके शरीर में कई ट्यूब लगी थी और ईसीजी मॉनिटर लगातार बीप कर रहा था। मैंने एक स्टूल खींचा, बिस्तर के पास बैठ गया और कंबल को थोड़ा ऊपर खींच दिया। मुझे पहली बार उनसे मिलने का दिन याद आ गया। 2 साल पहले वो कूड़ेदान में तरबूज के छिलके ढूंढकर खा रहे थे और मैंने उन्हें अपना डिनर दे दिया था। इतना समय बीत गया, लेकिन आज तक मुझे उनका पूरा नाम भी नहीं पता था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि वो हमेशा मुझे शियाओ आन कहकर बुलाते थे। तभी मैंने किसी को बेहद कमजोर आवाज में मेरा नाम पुकारते सुना। मैं तुरंत चौंक कर ऊपर देख बैठा। दादाजी गू ने आंखें थोड़ी खोल ली थीं और मेरी तरफ देख रहे थे। मैं जल्दी से बोला आप जाग गए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अचानक उनकी सूखी उंगलियों ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हैरानी की बात थी कि उनमें इतनी ताकत अभी भी थी। उन्होंने बेहद कमजोर आवाज में कहा उन्हें मत बुलाओ, अब कल नहीं है। मैं उनका हाथ कसकर पकड़े रहा। वो मुझे घूरते रहे। उनकी धुंधली आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक उभरी। मैंने धीरे से कहा मैं यहीं हूँ। उन्होंने मुझे देखा और कहा तुम पास हो गए। ईसीजी मॉनिटर की हरी लाइन 2 बार जोर से उछली, फिर एक लंबी लगातार आवाज सुनाई दी। लाइन सीधी हो गई। उनका हाथ पूरी तरह ढीला पड़ गया। मैं घबराकर खड़ा हुआ और उनका हाथ जोर जोर से हिलाने लगा। मैं चिल्लाया दादाजी गू। नर्सें दौड़ती हुई अंदर आईं और मुझे पीछे खींच लिया। सीपीआर, डिफिब्रिलेशन। मुझे बाहर कॉरिडोर में निकाल दिया गया। कांच के पार अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ उस सीधी हरी लाइन को देख पा रहा था। दादाजी गू की मौत रात 2:47 पर हो गई। 20 मिनट तक कोशिश करने के बाद डॉक्टर बाहर आया, मास्क नीचे खींचा और धीरे से सिर हिला दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस कॉरिडोर में दीवार से टिककर खड़ा रहा और फर्श की टाइलों की दरारों को बहुत देर तक घूरता रहा। नर्स ने मुझे कागजों पर साइन करने को कहा। डेथ सर्टिफिकेट, बॉडी डिस्पोजल ऑथराइजेशन। क्योंकि उनका कोई और परिवार नहीं था, अस्पताल को मुझसे ही सब करवाना पड़ा। मैंने साइन कर दिए। मेरा हाथ बुरी तरह कांप रहा था। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये ऐसा एहसास था जैसे सिर पर जोरदार चोट लगने के बाद दर्द कुछ सेकंड बाद महसूस होता है। सुबह होने पर मैं मॉर्ग गया। दादाजी गो एक ठंडी चांदी जैसी दराज में लेटे थे। मैंने सफेद चादर हटाई और आखिरी बार उन्हें देखा। वो बेहद शांत लग रहे थे, जिंदा रहने से कहीं ज्यादा बेहतर। मैंने धीमे से पूछा आपने आखिरी शब्दों में क्या मतलब कहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जो हुआ वो मेरी कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल था। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी राख रखने का कलश चाहिए, अंतिम संस्कार चाहिए, दफनाने की जगह चाहिए। सबसे सस्ता पैकेज भी $2100 का था और मेरे पास सिर्फ $2 थे। मेरी सैलरी प्लेटफॉर्म ने जब्त कर ली थी। मकान मालिक ने सिक्योरिटी डिपॉजिट हड़प लिया था और नेकलेस कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। मैं 1 घंटे तक अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा रहा और 3 बार अपने कॉन्टैक्ट्स स्क्रॉल किए। ऐसा एक भी इंसान नहीं था जिससे मैं पैसे उधार मांग सकता। मैं अनाथालय में पला था, मेरा कोई परिवार नहीं था। आखिरकार मैंने एक शिकारी लोन ऐप डाउनलोड किया, वही वाले जिनमें बेहिसाब ब्याज और खतरनाक कलेक्टर्स होते हैं। मैं हमेशा ऐसी चीजों से नफरत करता था, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लोन अप्रूव होने में 2 घंटे लगे। दोपहर तक $3000 मेरे अकाउंट में आ गए। भारी भरकम फीस काटने के बाद मेरे हाथ में 2700 बचे, लेकिन वो काफी थे। अंतिम संस्कार तीसरे दिन हुआ। शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान के सबसे सुनसान कोने में, सबसे सस्ती कब्र और सिर्फ कच्चे सीमेंट का बना हुआ एक साधारण पत्थर। मेरे पास नाम खुदवाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने परमानेंट मार्कर से लिखा गू शिंग की समाधि। मैं जमीन पर बैठकर कागजी पैसे जला रहा था। हवा में आग की लपटें जोर जोर से डोल रही थीं। मैं वो बड़ा बीफ नूडल्स भी लाया था, एक्स्ट्रा मीट वाला। मैंने उसे कब्र के सामने सावधानी से रखा और कहा दादाजी मैं बीफ नूडल्स लाया हूँ, बड़ा वाला, एक्स्ट्रा मीट के साथ। राख हवा में उड़कर धुंधले आसमान में मिल रही थी। तभी पीछे से गाड़ियों के इंजन की आवाज सुनाई दी। 2 गाड़ियां आकर पास में रुकी। उनमें से 5-6 लोग बाहर निकले। सबसे आगे एक मोटी औरत थी जिसने मिंक कोट पहन रखा था। उसके पीछे कई आदमी महंगे सूट में खड़े थे। वो सीधे मेरी तरफ आए और सीमेंट वाले कब्र पत्थर को देखने लगे। मोटी औरत ने घिन से नाक सिकोड़ते हुए कहा तो ये है गू शिंग की कब्र, कितनी घटिया लग रही है। मैं खड़ा हुआ और पूछा तुम लोग कौन हो? उसने घमंड से कहा मैं गू शिंग हाई की भतीजी हूँ। फिर पीछे इशारा करते हुए बोली और ये सब उसके दूर के रिश्तेदार हैं। मैंने ठंडे स्वर में कहा जब वो जिंदा था तब तो तुम में से कोई नहीं आया, अब क्या काम है? उसने आंखें घुमाई। अचानक वो आगे बढ़ी और जोर से लोहे की आग वाली बाल्टी को लात मार दी। बाल्टी
दूर लुढ़क गई और राख हर तरफ बिखर गई। बीफ नूडल्स का कटोरा भी उलट गया। नूडल्स और गरम सूप मिट्टी में फैल गया। वो कमर पर हाथ रखकर चिल्लाई, उस बूढ़े का सामान कहाँ है? बैंक बुक, कैश? उसने पूरी जिंदगी कबाड़ बटोरा है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने एक पैसा भी न बचाया हो। फिर उसने मुझसे आक्रामक अंदाज में पूछा, उसने कभी बताया था पैसे कहाँ छिपाए हैं? मैंने जमीन पर फैले नूडल्स को देखा और कहा, कुछ भी नहीं। सिगरेट पीता एक जवान आदमी आगे आया और अपनी आंटी से बोला, मुझे लगता है बूढ़े के पास सच में पैसे नहीं थे। उसने कब्र की तरफ इशारा किया और हंसकर बोला, देखो ना, हेडस्टोन तक सीमेंट का है। फिर उसने मुझसे पूछा, कम से कम फोन तो होगा, उसके वीचैट में कितना बैलेंस था? आखिरकार मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज भारी हो चुकी थी। मैंने कहा, जब वो मरे उनके पास सिर्फ वो फौजी कोट था और जेब में $3.20। अगर चाहिए तो अभी दे देता हूँ। मोटी औरत कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही, फिर जहरीली हंसी हंस पड़ी। उसने अपनी लाल नेल पॉलिश वाली उंगली से मेरे सिर को ठोंका और बोली, तू पूरा बेवकूफ है। एक बूढ़े कबाड़ी के लिए अंतिम संस्कार कर रहा है? क्या खुद को कोई संत समझता है? क्या लगा था उसकी सेवा करेगा तो इनाम मिलेगा? उसके साथ खड़े आदमी जोर जोर से हंसने लगे। मैंने ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो। वो तुरंत चीखी, क्या कहा तुमने? मैंने दोबारा कहा, चुप रहो। मैं पलटा और उन्हें सीधा घूरते हुए बोला, तुम लोग उसके अंतिम संस्कार में तक नहीं आए और अब यहाँ उसकी जेबें टटोलने आए हो? अगर तुम में जरा भी शर्म बची है तो वो आग की बाल्टी उठाओ और बूढ़े आदमी को झुको, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जमीन पर थूका और बोली, गरीब लोग सच में दयनीय होते हैं। तुम जैसे डिलीवरी बॉय की हिम्मत कैसे हुई मुझे सीख देने की? वो गुस्से में मुड़ी और कीचड़ में फिसलते फिसलते बची। सिगरेट वाला जवान बड़बड़ाया, ये जगह मनहूस है, चलो यहाँ से। वो मेरे पास से गुजरते हुए सिगरेट जमीन पर फेंक गया और हंसकर बोला, गरीबी सच में बेकार चीज है, तूने उसकी सेवा फालतू में की। गाड़ियों का काफिला धूल उड़ाता हुआ वहां से निकल गया। धीरे धीरे पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ कब्र के पास जलती छोटी अनंत ज्योति की हल्की रोशनी थी। मैं नहीं गया। मैंने आग वाली बाल्टी सीधी की और फिर से कागजी पैसे जलाने लगा। मैंने जेब से अपने आखिरी $2 निकाले और कब्र के सामने रख दिए। मैंने धीमे से कहा, बस यही बचे हैं मेरे पास। फिर मैंने $4.50 वाली एर्गो शराब की बोतल निकाली, थोड़ी जमीन पर डाली और एक बड़ा घूंट खुद पी लिया। मैं बार बार दादाजी गू के आखिरी शब्द बड़बड़ाता रहा, तुम पास हो गए, लेकिन अब तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनका मतलब क्या था। अचानक हवा बेहद तेज चलने लगी। साइप्रस के पेड़ पूरी तरह झुक गए। उसी समय हाईवे के पास जंगल की तरफ से तेज हेडलाइट्स चमक उठी। फिर ऊपर से कान फाड़ देने वाली आवाज आई। एक काला भारी हेलीकॉप्टर धीरे धीरे लगभग 50 मीटर दूर खाली जगह पर उतरने लगा। उसके पंखों की हवा से आसपास की घास पूरी तरह जमीन से चिपक गई। केबिन के दरवाजे तुरंत खुले। काले सूट पहने दर्जन भर बॉडीगार्ड बाहर निकले और 2 सीधी कतारों में चलते हुए मेरी तरफ आने लगे। मेरा पहला ख्याल था, लोन वाले गुंडे मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। मैंने शराब की बोतल कसकर पकड़ ली, जल्दी से खड़ा हुआ और पीछे हटते हटते कब्र के पत्थर से जा टिका। मैंने चिल्लाकर कहा, पास मत आना। बॉडीगार्ड्स वहीं रुक गए। फिर उनके बीच से लगभग 50 साल का एक आदमी बाहर आया। उसने बेहद सलीकेदार सूट पहन रखा था और हाथ में धातु के क्लैप्स वाला ब्रीफ केस था। वो ठीक मुझसे 3 मीटर दूर रुका। फिर अचानक उसने कमर झुकाई, पूरा 90 डिग्री। उसने कहा, यंग मास्टर। उसके पीछे खड़े सारे बॉडीगार्ड्स भी एक साथ झुक गए और जोर से बोले, यंग मास्टर। मैंने बोतल अब भी कसकर पकड़ रखी थी। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? वो आदमी सीधा हुआ और दोनों हाथों से बिजनेस कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। उसने कहा, मेरा नाम जियांग शांगवेन है। मैं स्वर्गीय मिस्टर गू का निजी चीफ लीगल एडवाइजर और गू फैमिली ट्रस्ट का एग्जीक्यूटिव अटॉर्नी हूँ। मैं पूरी तरह हैरान था। मैंने पूछा, कौन मिस्टर गू? वकील जियांग की आंखें हल्की लाल हो गईं। उसने धीरे से कहा, मिस्टर गूशिंग, वही दादाजी गू जिनकी आप देखभाल करते थे। मैंने बोतल नीचे कर ली, लेकिन अब भी सतर्क था। मैं बोला, दादाजी तो बस कबाड़ बीनने वाले थे, तुम लोगों ने गलत इंसान पकड़ लिया है। वकील जियांग ने मजबूती से कहा, कोई गलती नहीं हुई। उसने ब्रीफकेस खोला और लाल सरकारी मोहरों वाले दस्तावेजों का बड़ा ढेर निकाला। फिर बोला, मिस्टर गू शिंग शहर के गू रियल एस्टेट ग्रुप के संस्थापक थे। उनकी देश और विदेश में कुल संपत्ति 11.7 बिलियन आरएमबी है। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। 11.7 बिलियन और कूड़ा बीनने वाले दादाजी गू, ये दोनों बातें मेरे दिमाग में एक साथ फिट ही नहीं हो रही थी। वकील जियांग ने मुझे एक हाथ से लिखा हुआ कागज दिया। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन उस पर लिखा था, मैंने 3 साल तक गरीब होने का नाटक किया। पैसे ना होने पर मेरे रिश्तेदार कभी मेरे पास नहीं आए। सिर्फ इस बच्चे शियाओआन ने मुझसे कभी एक पैसा नहीं मांगा। फिर भी उसने मुझे अपना स्टीम्ड बन दिया और मुझे अस्पताल तक पीठ पर उठाकर ले गया। ऐसा इंसान ही मेरी दौलत का असली हकदार है। नीचे गूशिंग के हस्ताक्षर थे और लाल अंगूठे का निशान लगा था। मैं उस अंगूठे के निशान को बहुत देर तक घूरता रहा। मैं उस हाथ को पहचानता था, वही सूखा हुआ हाथ जिसने अस्पताल में मेरा हाथ कसकर पकड़ा था। तुम पास हो गए तो उसका असली मतलब ये था। इसके बाद वकील जियांग ने एक बेहद मोटी नोटरी की हुई वसीयत निकाली। उसने कहा, स्वर्गीय मिस्टर गू अपनी सारी संपत्ति, जिसमें 1 बिलियन आरएमबी नकद जमा और पूरे सिटी सेंटर की शिंग कमर्शियल स्ट्रीट का एक 100% स्वामित्व शामिल है, सब कुछ मिस्टर लिन फैन को सौंपते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और घोषणा की, इस पल से आप इन सभी संपत्तियों के एकमात्र कानूनी मालिक हैं। मैंने सुन्न हालत में दस्तावेज पकड़ लिए। हवा में कागज बुरी तरह कांप रहे थे। 1 बिलियन कैश 1 बिलियन पहले ही जमा किए जा चुके थे।